यस, क्वेश्चन नंबर 42 में आपकी फेयर नोटबुक है और उसी में मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ। मैंने 2 वर्किंग नोट्स बनाए थे आपके, याद आया कुछ? एक तो वर्किंग नोट बनाया था क्लोजिंग स्टॉक, यस, हाँ, एक वर्किंग नोट बनाया था क्लोजिंग स्टॉक का, उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी लोडिंग कितनी थी और इसका इनवाइस प्राइस कितना था। अच्छा, एक मिनट, अब क्लोजिंग स्टॉक भी 2 था, एक तो दिल्ली का, तो दिल्ली वाला क्लोजिंग स्टॉक जो था वो आया था मेरा 36,000, 40,000 था और 4,000 डाउनफॉल आया और 36,000 हो गया। और एक क्लोजिंग स्टॉक और भी था आगरा का, आगरा लो जी, 21,100, 21,100 लोडिंग, 10,000, 10,000 क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग 10 है। 10 तो पूरे की नहीं थी क्या? पूरे की 50 थी, ओके, और ये 31,100। अच्छा, अब मुझे बताओ 10% स्लैश मारने के बाद है ये 2110, 28,990, 28,990, ये लीजिए, ठीक है। ये आपने अब तक देखा, अब आगे देखिए सॉल्यूशन। आपने रफ में किया है, फेयर में किया है, किसी तरह किया हो। बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, नंबर 1, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड। है क्या कोई ईयर नाम की कोई चीज? नहीं है। लो जी, हाँ जी, कोई बना दो पहले। देखो, अगर आपको पॉइंट बना कर दिया हो ना, प्रिपेयर पॉइंट नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट, पॉइंट नंबर 2 ट्रेडिंग P&L, तो जरूरी है। अगर ऐसे सीधा रनिंग में दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो ठीक है, प्रॉफिट का ही कॉलम है सिर्फ, बाकी तो देखो आप ट्रेडिंग बनाना ठीक रहेगा। आप ओवरऑल देखो, आपने दिल्ली में माल खरीदा, शुरुआत कहाँ से होती? इसी में से। हाँ जी, यस, मुझे बताइए, क्या दिल्ली में ओपनिंग स्टॉक था? नो सर। क्या दिल्ली में परचेज थी? यस सर। परचेजेस थी 10,000 मीटर, 10,000 मीटर्स एट द रेट ऑफ ₹20, कितना? 2 lakhs। इसमें से बाय गुड सेंट, देखो ऐसे लिखते हैं, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। करने का तरीका देखना आप, ठीक है ना, कि जब मेरे को सारी एंट्रीज पता होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पूरा सा आता है एकदम, बाकी चीज़ों में मैं परफेक्ट हूँ, तो फिर मुझे फ्लो में कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आपने 2 lakhs का गुड्स परचेज किया और उसमें से 5,000 मीटर जो है कंसाइनमेंट पर भेज दिया। अब मुझे ये बताओ, भाई तो कह रहा है कंसाइनमेंट पर भेजा 30 के हिसाब से, लेकिन इसमें कितना आएगा? 20 के हिसाब से। ध्यान है क्या कुछ? क्योंकि जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को लोडिंग पे करोगे तो लोडिंग बाद में राइट ऑफ भी तो कर दोगे एंड में, तो कॉस्ट पे ट्रांसफर होएगा। आप इसके नोट्स देखना। हालांकि 20 वाला जो गुड्स है वो कितने में भेजा है? 30 में। लेकिन आप जब 30 में भेजते हो तो एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लेकिन एंड में आप ऑपोजिट एंट्री भी कर देते हो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, तो लोडिंग अनलोड हो जाती है वहां से। तो ये कितना आया जी? 1 लाख। अच्छा, भाई ने दिल्ली में माल बेचा है, दिल्ली में माल बेचा है, कितना कितना मीटर, क्या बोला है क्या कुछ? 3,000 मीटर इंटू ₹30, तो 90,000 का इसने बेच दिया। अब बताओ यार, 10,000 मीटर था, उसमें से 3 बेच दिया, 5 भेज दिया, बाकी बच गया।
बाय क्लोजिंग स्टॉक, वर्किंग नोट 1, ठीक है। अरे दिल्ली का क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग नोट 1 में ही निकाला था क्या? हाँ जी, कितना था? 36,000, ये लीजिए। अच्छा, कोई वेजीज वगैरह है? नहीं है, होती तो यहाँ आ जाती। तो बाकी बचाओ पी एंड एल में ट्रांसफ़र कर दो, बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी, 26,000। टोटल बताओ कितना हुआ? 2,26,000, 2,26,000 बाय ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी, 26,000। कोई इनडायरेक्ट इनकम है क्या? इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम कोई नहीं है। अच्छा, 2 बाय तो चलो बाद में देखेंगे। हाँ, इसने क्या किया, कोई खर्चा किया था? 3,000 फॉर एक्सपेंस एंड कमीशन, टू एक्सपेंस एंड कमीशन 3,000, ये बात भी हो गई। और कोई बात? लो जी, बाकी अपन ऐसा करें, इंतज़ार करेंगे कि कंसाइनमेंट के अंदर प्रॉफिट या लॉस आए और फिर हम टोटल दिखाएं। पार्ट 1। हाँ जी, बताना ज़रा, आगरा में ओपनिंग स्टॉक था कोई? आगरा में ओपनिंग स्टॉक नहीं था। और आपको मैं बताऊं, अगर आगरा में ओपनिंग स्टॉक होता तो इसका स्टॉक रिजर्व यहाँ आ जाता। याद आया कुछ कि नेक्स्ट ईयर हम कैसा करेंगे? और आगरा की परचेज किसे बोलते हैं भाई? हाँ, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हाँ, इसमें यहाँ लोडिंग लिख लेते हैं, लोडिंग इफ एनी, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कितना? 1,50,000। खत्म कर दो, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। याद आ रहा है सब कुछ? नहीं आ रहा? आगरा है, जा सकते हो। हाँ जी, उसके बाद आपने जो खर्चा किया, एक्स ने 5,000 फ्रेट और 500 पैकिंग टू कैश बैंक। एक तो है फ्रेट, और एक है पैकिंग। ये लीजिए, वाई ने सेल किया, बाय वाई सेल 4,000 मीटर एट द रेट ऑफ ₹40, 1,60,000, and incurred 2,000 for selling expense, 2i। कितना? हाँ जी, और कमीशन 2y, कमीशन, कमीशन का वर्किंग नोट बनाया था हमने, वर्किंग नोट 2, नंबर अमाउंट 16,000। लो जी, बाय क्लोजिंग स्टॉक। आपको कंसाइनमेंट में ट्रेडिंग पी&एल दिखना शुरू हो गया क्या? यस, कंसाइनमेंट में ट्रेडिंग पी&एल दिखता है ना? सुनाओ फिर। ले, तुझमें रवि दिखेगा, कंसाइनमेंट नहीं दिख रहा अभी। चलो खैर, मौसम भी ऐसा ही है।
हाँ जी, यस, वर्किंग नोट बताओ कितना नंबर? हाँ जी, फर्स्ट का बी, हाँ जी, 28,990। वर्किंग नोट 1 का बी है, उसी में है ना, ये लीजिए। बस जी 1 मिनट अभी कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। डन हो गया। बताइए, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, कितना? 2 पी एंड एल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, नेट प्रॉफिट 55,490। अच्छा, ये जो पी एंड एल हम बनाते हैं ना, इसको जनरल पी एंड एल भी बोलते हैं। कौन सा? जनरल, जनरल सामान्य, जनरल पी एंड एल भी बोलते हैं। कि एक तो ये जनरल हो गया और बाकियों के सबके अपने अपने हो गए, ठीक है ना। हाँ जी, 2,38,990, 238,990। लो जी, इसको हम वहाँ ट्रांसफ़र कर दें। हो गया। और इधर बाय कंसाइनमेंट आगरा प्रॉफिट 55,490। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, टोटल प्रॉफिट 78,490, 81,000। हाँ जी, एक सेकंड सुनना, एक बात थोड़ी गौर करने वाली है इसके अंदर। ये बताइए कि इसने जो सेल किया है वो कितना मीटर सेल किया है? 4,000 मीटर। 4,000 मीटर जो कि 20 का था
और 30 के हिसाब से बेचते तो कितने में बेचते? 1,20,000। और उसकी कॉस्ट कितनी थी? यस 80,000। कॉस्ट थी 80,000, इनवाइस प्राइस था 1,20,000, इनवाइस प्राइस था 1,20,000 और बेचा 4,000 इंटू 40, 1,60,000 सेलिंग प्राइस। बात समझ आ गई? तो देखिए, जब आपने डेबिट में लिखा था 150 और क्रेडिट में लिखा था 50, तो ये क्या बन गया? कॉस्ट बन गया, ये कॉस्ट बन गया। ठीक है जी। और जब आपने यहां लिखा 28,990 और यहां लिखा 10,000, तो ये कॉस्ट बन गया 18,990, ये भी कॉस्ट बन गया। ठीक है, हो गया ना? पूरा क्वेश्चन कॉस्ट पे हो गया। अब कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं इसको क्रेडिट में और इसको डेबिट में ना लिखूं और सीधा ही कॉस्ट प्राइस लिख दूं, तो ये पूरा क्वेश्चन कॉस्ट पे हो गया और आंसर यही आएगा 55,490। ठीक है। ग्रुप 1 में नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके एक चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग, और उसके अंदर ऐसा ऑप्शन होता है कि भाई ब्रांच अकाउंट बनाओ। हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल इनवाइस प्राइस पर भेजा, लेकिन आपको ब्रांच अकाउंट कॉस्ट पे बनाना है, तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है। इसके अंदर भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर आपका स्टडी मटेरियल कहीं ऐसा कर नहीं रहा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको इनवाइस प्राइस पे बनाएं। वहाँ पर ऑप्शन होता है, आपका आरटीपी के क्वेश्चंस हैं, कई सजेस्टेड हैं, वहाँ पर आईसीआई खुद भी कह रहा है कि चाहे कॉस्ट पे बना दो चाहे इनवाइस पे बना दो, लेकिन यहाँ नहीं करना है ऐसा काम। एक बात, लेकिन देखा जाए तो अगर मैं इसको कॉस्ट पर कर दूं तो ठीक है, मैंने तो पूरा कंसेप्ट ही इग्नोर मार दिया। एक्स कहता है वाई को भेजता है इनवाइस प्राइस पे, मैंने कहा क्या करना है, बाद में वैसे ही हो जाना है, सब मोह माया है, छोड़ो। तो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पे कर दिया? कॉस्ट पर कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो एक छोटा सा कंसेप्ट है। अगर मैं कॉस्ट पे ना करूं, अगर मैं कॉस्ट पे ना करूं, तो मैं अगर ये कहूं कि यार ऐसा है 150 डेबिट में और 50 क्रेडिट में है, तो 50 जब क्रेडिट में हुआ तो आपने तो प्रॉफिट को अननेसेसरी बढ़ा दिया कि सर आपने क्रेडिट साइड में 50,000 करके प्रॉफिट को बढ़ा नहीं दिया। मैंने कहा हाँ बढ़ा दिया, लेकिन देखो नहीं बढ़ा। डेबिट में 150 है, क्रेडिट में 50 है, तो मैंने तो इसको माइनस किया है, प्रॉफिट को नहीं बढ़ाया मैंने। फिर एक प्रॉब्लम और आती है कि फिर फायदा क्या हुआ? फिर प्रॉफिट तो आया ही नहीं। प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट कैसे आया ये देखो आप, देखो प्रॉफिट में क्या क्या इंक्लूड हुआ है। ये जो 55,490 है, ये खर्चे तो माइनस वही हुए हैं। आपका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस के अंदर क्या हुआ, 80,000 वाला गुड्स 40,000 प्रॉफिट तो देकर ही गया। कैसे देकर गया? यहां से, यहां से देख पा रहे हो आप। जो 1,60,000 की सेल है उसके अंदर कॉस्ट शामिल है, उसके अंदर लोडिंग शामिल है, और बंदा कमाल का था बॉस, 40,000 रुपए अबव इनवाइस प्राइस, प्रॉफिट अबव इनवाइस प्राइस। ठीक है। कंसाइनर ने 80 का बोला, 80 का माल बोला 120 में बेच दियो, और कंसाइनी उसका भी ग्रो निकला, 160 में बेच दिया। ठीक है ना? कई बार होता है ऐसा। एक बार रोडवेज की बस थी, कई जगह रुकती नहीं है, तो 3-4 लड़के थे ऐसे ही, भागेर बस में चढ़ गए, और बस स्पीड पर थी। सवारियां तारीफ करने लगी, वाह भाई आज के जवानी ये सही, मतलब कहते हैं चाउमीन वाली जनरेशन है, देखो चढ़ गए, देसी घी वाली जनरेशन है, तो कमाल है कमाल है। बोले क्या कमाल है? वो दोस्त को चढ़ाने आए थे, वो रह गया, हम चढ़ गए। ठीक है। मिल्खा सिंह की फिल्म देखी होगी आपने, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मतलब जोक बने हुए हैं उस टाइम में, जैसे अब आलिया भट्ट पे बनते। तो उनके घर में चोर घुस गया, चोर घुस गया, उनको सेंस हो गई, ओए चोर, चोर भागा, साथ भागे, रोड पे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। एक दिन पूछा मिल्खा सिंह जी किथे? बोले चोर आ गया था, उसको पकड़ रहा था। कहाँ है? पीछे छोड़ दिया, मेरे से कंपटीशन। ठीक है। तो भाई साहब कई बार ऐसा होता है कि हम तो अगले से, मतलब अगले को
मतलब स्मार्टनेस सिखाते हैं कि 80 का नहीं है, ध्यान रखियो 120 का है। बोले नहीं सर 120 कहाँ, 160 में बिक जाएगा ये तो। कर गया कमाल। तो आपका जो सेल है ना, आपकी सेल के अंदर 80,000 प्रॉफिट है देखा जाए तो। 80 वाला गुड्स 160 में बेच दिया, तो 80,000 प्रॉफिट पे बेच दिया, और 80,000 के प्रॉफिट में से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे दोनों घटा दिए इसने, और फिर आपका प्रॉफिट जो आया है वो क्या है, 55,490। इसका मतलब क्या है, लोडिंग इसमें शामिल है और प्लस प्रॉफिट अबाव इनवाइस प्राइस भी इसमें शामिल है। हाँ बस मेन बात ये है, ये खर्चे माइनस हो चुके हैं, ये वाले खर्चे माइनस हो चुके हैं। तो कई बार दिमाग में ये आ सकता है, ये बात मैंने किस लिए बताई, क्या पता अब आई हो ना आई हो, कि सर ये प्रॉफिट रियलाइज कहाँ हुआ। आप कह रहे हो ये 10,000 रुपये तो अनरियलाइज्ड है, बिल्कुल दे, ये 10,000 रुपये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ये वास्तव में स्टॉक हमारे पास पड़ा है, तो हम क्या कुछ भी कहते रहे ये 28,990 का, असली बात क्या है 18,990 का ये, और वास्तव में तो 21,100 का था, मार्केट तो तुम्हें उससे भी 10% डाउन दे रही। तो ये अनरियलाइज्ड है, तो रियलाइज्ड कहाँ गया, फिर रियलाइज्ड है कहाँ, हुआ है रियलाइज, ये देखो रियलाइज खींच के हुआ है, ये देखो खींच के हुआ है रियलाइज। यहाँ कि आप सोच रहे थे कि 80 वाला 120 में बेच देंगे, बंदे ने 80 वाला 160 में बेच दिया, ठीक है ना। तो वो तो 40 दे दिया, 40 उससे ऊपर और दे दिया। तो इसके अंदर दो तरह के प्रॉफिट है, प्रॉफिट अबाव कॉस्ट प्राइस टिल इनवाइस प्राइस एंड प्रॉफिट अबाव इनवाइस प्राइस टिल सेलिंग प्राइस। तो ये 55,490 में दो तरह के प्रॉफिट शामिल है। तो जो 4,000 मीटर बिक गया, उसके जो बिक गया उसका प्रॉफिट रियलाइज्ड हो गया, जो बच गया उसका प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज्ड को दिखाने का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो इसलिए हमने उसे डेबिट साइड में शो कर दिया। बात समझ आ गई। अब मैं आपको एक बात फ्री में बताऊंगा, क्योंकि कई बार है ना एग्जाम में शायद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे जाते हैं। तो बैलेंस शीट जो है ओवरऑल बनती है, बैलेंस शीट हमेशा ओवरऑल बनती है। तो यहाँ अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊंगा, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक कहूँगा एट दिल्ली। दिल्ली में कितना क्लोजिंग स्टॉक है 36,000, और एट आगरा, तो आगरा में इनवाइस प्राइस यहाँ दिखा दूँ 28,990, और स्टॉक रिजर्व यहाँ दिखा दूँ कितना 10,000, और या फिर मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि इनवाइस प्राइस कितना 28,990 लेस स्टॉक रिजर्व कितना 10,000, 18,990। ठीक है, ये आप नोट कर लो। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये ऐसे ऐसे कुछ हुआ, बताइए बैलेंस शीट में स्टॉक कितना दिखाया जाएगा, तब आप ऐसे करोगे। हाँ जी, ये नोट कर लीजिए। लोडिंग कैसे शामिल है? नहीं, आप क्या कह रहे हो 80 नहीं बनाइए, नहीं आप बताओ क्या चाहते हो, यहाँ कितना आए तो आप खुश हो जाओगे। हाँ वो नहीं पता, लेकिन लोडिंग शामिल नहीं है। भाई एक मिनट, प्रॉफिट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स ही होता है। तो ये सेल है और डेबिट और क्रेडिट की सारी आइटम नेट कर दें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो जीपी आ गया, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे और घटा दिया तो एनबी आ गया। तो 160, एक बात बताओ ना, आपने जो ये माल की डेबिट में कॉस्ट कितनी है 80 है ना, ये डेबिट साइड में तो 80 है ना। अगर आप ये कहो ये 150 है, तो जो बेचा था माल उसकी तो कॉस्ट है 80, और जो बच गया उसकी कितनी होगी 70। कितने का था 1 लाख का था क्या, तो डेबिट में हो गया 80 और 20, तो 80 वाला बिक गया और 20 वाला बच गया। तो 80 तो डेबिट में तो है 80, लेकिन आपने उसे कितने बेच दिया 160, तो क्रेडिट में कितना एक्स्ट्रा हो गया 80 में 40 तो वो लोडिंग वाला एक्सपेक्टेड था, वो कमा के दे दिया उसने, 40 उससे ऊपर भी कमा के दे दिया 80। अब 80 में से आप इनडायरेक्ट खर्चे और कॉस्ट ऑफ सेल्स ये सारा घटा दो तो 55,490 आएगा। ठीक है ना। 160 में से 80 देख लो, ज़्यादा चक्रों में क्यों पड़ते हो। 160 में आपने बेचा, उसमें से एक तो कॉस्ट ऑफ सेल्स घटा दो कितना 80, और डायरेक्ट एक्सपेंस एक्स ने कितने पे किए 5500, और डायरेक्ट एक्सपेंस वाई ने कितने पे किए, वाई ने इनडायरेक्ट किए होंगे 2000, और कमीशन कितना है 16,000, और कोई भी है नहीं है। अब बताओ ये 55,490 आएगा मेरे, नहीं एक मिनट, कोई और भी है क्या चीज़ है, नहीं क्लोजिंग स्टॉक तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाता है।
अपने को तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स देखना है। 5500 ये हो गया, 2000 ये हो गया, 60,000 ये हो गया, एक लॉस भी तो हो गया, डाउनफॉल। डाउनफॉल भी तो, ये भी तो लॉस हुआ है। 2110 था क्या वो? 2110, हाँ डाउनफॉल ये हो गया। अब ये 55,490 आएगा पूरा, देख लो। नहीं कोई और, मैं शायद कोई गड़बड़ कर रहा हूँ फिर यहाँ लिखने। कितना? क्लोजिंग स्टॉक तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स में कहाँ हम देखते हैं? मैं मैथमेटिकल अगर निकालना चाहूँ प्रॉफिट तो निकाल सकता हूँ ना इसमें। सेल में से जो खरीदा उसकी कॉस्ट हटा दो। हाँ देखो कुछ मिलेगा ये आपका। सर हाँ जी हाँ जी। इसमें ये स्टॉक का डाउनफॉल है जो बिका ही नहीं है सर, उसका प्रॉफिट उसका वो निकला हुआ है। नहीं लॉस तो घटाना पड़ेगा, लॉस तो वही है ना। आपके प्रॉफिट को तो कम कर ही दिया। डेबिट में क्लोजिंग स्टॉक वैसे कितने का था? 20 का, वैसे 20,000 का था। तो मान लो 20,000 का था और यहाँ रह गया 18 का, तो आपके 2,000 रुपये के लॉस को कम, लॉस नहीं बढ़ा देगा ये। आप यहाँ दिखाओ जी परचेज है 20 और क्लोजिंग स्टॉक दिखाओ 18, तो 2,000 लॉस तो आएगा ना। हाँ जी सर। दोबारा बोलो, एक मिनट, कोई बात नहीं वैसे बोल जाओ एक बार। हाँ तो सर ये 5500 है, ये सर एक्सपेंस फ्राइट वगैरह वाले। हाँ हाँ हाँ। ये तो सर पूरी वैल्यू पे हैं। हाँ अब पूरी वैल्यू पे हाँ थोड़ी बिल्कुल निकाल रहे हैं। प्रोपोर्शनेट अलग अलग कर दिया हमने, हमने 2 बार माइनस कर दिया एक्चुअली। ठीक कह रहे हो आप। जो खर्चा है क्लोजिंग स्टॉक 1100 रुपये खर्चे में तो जोड़े थे ना, एक्चुअली लास्ट टाइम करवाया था मैंने क्लोजिंग स्टॉक का। अगर आपको ध्यान आ रहा हो 30,000 तो इनवाइस प्राइस था और 1100 रुपये एक्सपेंसिस थे, तो आप इसके 4400 रुपये माइनस करो यहाँ से, 4400 बिल्कुल, जो पिछली बार जो टेबल बनाई थी मैंने। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल शाबाश। ये 1100 किया था और क्या किया था देखना एक बार, शायद 31,100 किया था और 31,100 में से 10% 2110 किया था, तो ये क्या था 28,990। हाँ बिल्कुल, जो लास्ट टाइम हमने वर्किंग नोट बनाया था। तो यहाँ पर 4400 इसके साथ माइनस होंगे, 1100 इसके साथ, हमने 2 बार माइनस कर दिया था। तो ये 55,490 आ गया आपका, 2110 था क्या? ठीक है ना। सुनो, जो बेसिक पॉइंट है वो समझ आ गया ना, कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया उसके अंदर लोडिंग भी कमा लिया आपने और आपने लोडिंग से ऊपर भी प्रॉफिट कमाया। तो कहीं आप कह दोगे सर ये कमाया कहाँ? आपने तो क्या किया, जब भेजा तो यहाँ लिख दिया और उसकी लोडिंग यहाँ अनलोड कर दी। तो जो बिका माल उसके अंदर लोडिंग कमाई कि नहीं कमाई? बिल्कुल कमाई है। अगर आप ये कहो कि 150 यहाँ और 50 यहाँ हो गया, तो वास्तव में कितना रह गया यहाँ? 1 लाख, और 1 लाख के टुकड़े कितने हो गए? 2, कितना? 80 और 20, तो 20 तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ चला गया यहाँ पर, 20 तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ चला गया, बाकी रह गया 80। 80 वाला बेचा कितने में? 160 में। 160 की कॉस्ट कितनी थी? 80, तो 80,000 प्रॉफिट कमा लिया आप। ठीक है ना। तो मतलब इसके अंदर ये इग्नोर नहीं हो सकता कि आपने लोडिंग कमाई नहीं, आपने लोडिंग भी कमाई और लोडिंग से ऊपर भी कुछ कमाया। हाँ जी, बाकी ये जो भी सब बताए इसको मतलब कोई बहुत ज़्यादा तो गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब रिवीजन करो तब आपके दिमाग में आए कि ये कमाया कि नहीं कमाया। तो इस तरह से मैथमेटिकली आप करके देख सकते हो। ठीक है ना। इसमें खर्चों वाला था, हम बार बार छोड़ रहे थे, मेरे ध्यान नहीं रहा, लास्ट टाइम करवाया था क्लोजिंग स्टॉक, ये खर्चों वाला था, 5500 रुपये था, तो यहाँ 4400 लेंगे, यहाँ 1100 लेंगे। चलिए भाई, और हाँ मुझे बताओ होमवर्क में मैंने क्या दिया था? 45 ये तो टैली करवाने वाला ही क्वेश्चन है। क्या कोई अबनॉर्मल लॉस था इसमें? कमीशन कितना कमीशन निकाला? 1,45,000। 45 ना, ये लीजिए 3,07,900। ओके,
सर हाँ जी सर। ये स्टडी मटेरियल सॉल्यूशन में ना सर ये कंसाइनमेंट स्टॉक 440,900 आएगा और डेबिट साइड में स्टॉक रिजर्व आएगा 80,000। अच्छा जी, हाँ इसने कोस्ट पे कर दिया क्या? यस सर। हाँ अभी कर देते हैं इसको ठीक, आप ठीक करवाओ जी। हाँ कंसाइनमेंट स्टॉक कितना आएगा? 449 449,000 429 440 440,900 ठीक है 440,900 और यहाँ स्टॉक रिजर्व 80,000। 80। यस सर। तो ये टोटल चेंज हो जाएगा 29,20,900। ठीक है, अपने को ऐसे ही करना है चाहे एग्जाम का सॉल्यूशन किसी तरह से हो। आपके फाउंडेशन में आया हुआ है 96 के अंदर। और जो बच्चे उसमें उलझ गए थे पिछले क्वेश्चन के अंदर ही, भाई ट्रेडिंग P&L या कंसाइनमेंट मान लो गलत निकला हो, तो आप इसके मोटे मोटे जैसे आंसर नोट कर लो और आज ये करना है आपने फेयर के अंदर। एक तो इसके अंदर कमीशन है। अच्छा किसी को कमीशन पूछना हो तो बताओ, वैसे पिछले उसमें जो सेम है, ये पूरा अमाउंट ही चेंज है बस। नेक्स्ट लक्ष्मण ट्रेडर्स अकाउंट, नीचे कमीशन की कैलकुलेशन है। हाँ जी किसी ने कुछ बोला? हाँ जी बोल। फाइनल CD, हाँ ये वैसे एज्यूम किया है या उसने कुछ बोला है? क्वेश्चन नंबर 45 है ना ये? हाँ जी, तो इसने बोला क्या कि फाइनल सेटलमेंट हो गई है क्या? आप इसे बाय बैंक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बाय बैंक अज्यूम्ड, ठीक है। किसी ने कोई 44, 46 को ऑब्जर्व किया? एक बार जरा देख लो 44, 46 को फटाफट ऑब्जर्व करके बता दो मुझे। फोर्टी फोर और 42 सेम है, ठीक है। अगर होमवर्क के नाम पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 46 आपने, एक तो ये अभी फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो नहीं, सॉरी 44 जो है 42 का सेम है, तो 44 को कट कर देंगे आप। एक काम और करो छोटा सा, 40 और 41 को चेक कर दो जरा, सेम है। 40, 41 सेम है, अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। एक 41 कट कर देंगे, 41 कट कर देंगे। क्वेश्चन 39 होमवर्क में लिखेंगे, क्वेश्चन 39।
35 38 को कंपेयर करना थोड़ा। 35 38 है ना। क्वेश्चन 35 कट कर देंगे, क्वेश्चन 38 सेम है। 38 होमवर्क में ले लेंगे। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क में रहेंगे, ठीक है। हाँ, और एक कौन सा, ये तो आपके ट्रायल बेसिस पर हो गए, और फेयर में 45। पहले आप ये करना ताकि आपके ये आसान हो जाए, ठीक है जी। सर Done? 46 में बस एक अमाउंट ही चेंज होगी दोनों में, मतलब आदि भी सेल का प्राइस जो है और परचेज का कोई प्राइस बात नहीं यार, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए समझ लो। ये ट्रेडिंग वाले और कंसाइनमेंट वाले क्वेश्चन हमें ज़्यादा करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आएंगे ये। अच्छा, एक मिनट, किसी ने बीच में पूछा था कि अकाउंट सेटल कर, होमवर्क नोट हो गया सबका? हाँ, एक मिनट रुकना। हाँ, नहीं हमने किया है कंसाइनी के सर साथ। उसमें बीच में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने हमें 10 लाख रुपए रेमिट किए हैं। हाँ, ये बोलो क्वेश्चन नंबर क्या है? 45 में ही है ये। 45। कोई बात नहीं, बात तो कंसीडर कर लेते हैं। तो इसने बोला परचेज 12,000 मीटर भेजा और द कंसाइनर पेड 6,000, मैसेज ट्रेडर सोल्ड, इनकर्ड सेलिंग एंड रिमिटेड 10 lakhs टू दिल्ली ऑन अकाउंट। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। जब इसने बता दिया कि 10 लाख रुपए उसने भेजे, तो बाकियों को बैलेंस सीडी करना ज़्यादा ठीक है। रेमिटेंस, बाद वाले को अकाउंट सेटल मान सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कम लॉजिकल लगता है। सेकंड अजम्पशन पे ही बात होती है। भाई 10 लाख भेजे, बस 10 लाख ही भेजे, बाकी रख लिए। बिल्कुल सही। हाँ जी, अब मुझे लगभग इस रेमिटेंस के बारे में कोई बात करनी है आपसे। फेयर नोटबुक खोली हुई है क्या? हाँ, मुझे एक लास्ट पॉइंट रहता है बस। आप अपनी फेयर नोटबुक निकाल लेंगे। फेयर नोटबुक, एडवांस वर्सेस सिक्योरिटी। एडवांस वर्सेस सिक्योरिटी आपके चैप्टर में एक पॉइंट है, और शायद क्वेश्चन कोई भी नहीं है इस तरह का, तो मैं एक एक छोटा छोटा एग्जांपल लेकर और आपका ये क्वेश्चन से क्लियर करूंगा। एग्जाम के अंदर हो सकता है आ जाए। एडवांस वर्सेस सिक्योरिटी। अब ज़रा ध्यान दो, देखो भाई, आप मेरे एजेंट हो, और पुराने एजेंट हो, एक्सपीरियंसड हो, ठीक है, तो भरोसा आपको भी है, भी आप माल बेच दोगे, और भरोसा मुझे भी है कि हाँ माल तो बेचकर मानेगा, कोई चक्कर नहीं है। तो मैंने क्या किया, 10-10 हज़ार रुपए की 3 आइटम्स आपके पास भेज दी, ठीक है। इनको 10-10 हज़ार में बेचना है, मतलब मैं कॉस्ट वोस्ट के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ता। मैंने कहा 1 2 3, ये 3 आइटम पकड़ो 30,000 की, और इसको बेच देना। और आपने कहा समझो बेच दिया। मैंने कहा वाह, इतना कॉन्फिडेंस? बोले हाँ, आपसे ही आया। मैंने कहा चलो, क्योंकि एजेंट है पुराना और कंसाइनर भी पुराना है। तो मैंने कहा अच्छा जी, ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। मैंने कहा यार भरोसा तो नहीं हो रहा, लग तो नहीं रहा। बोले अच्छा ऐसी बात है क्या, कोई बात नहीं, ये एडवांस पकड़ो, 30 का माल है, 20,000 रुपये, ये लो एडवांस।
और बाकी 10,000 आ जाएंगे 10 दिन के अंदर। इसे एडवांस बोलते हैं। और आपने क्या किया, 1 हफ्ते के अंदर माल बेच दिया और आपके यहाँ से 10,000 रुपये और आ गए। इसे कहते हैं एडवांस। बात समझ आई? इसे कहते हैं एडवांस। अब क्या है, सिक्योरिटी क्या चीज है? सिक्योरिटी क्या चीज है? सिक्योरिटी में एक अलग तरह का डाउट होता है। एक हरियाणा का ताऊ बस में था अपने, और एक बंदा भी बस में था साथ में। ताऊ को टाइम पास करने की सूझी और वो उस बंदे के पास जाके बोला, हाँ भाई अमिताभ बच्चन से तू। भाई कोई बीच में दही मत करना, कोई किसी के खुरापाती कीड़े हो तो शांत रखना। हाँ ठीक है। हाँ वो होते हैं ये एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्व बोलते हैं इनको, ऐसे वाले। तो क्या है कि बस ताऊ को टाइम पास करने की सूझी और वो पहुंच गया उस बंदे के पास। तो क्या हुआ, उसने कहा हाँ भाई अमिताभ बच्चन से तू। बोले ना ताऊ मैं अमिताभ बच्चन नहीं। बोले ठीक है। फिर ताऊ थोड़ी देर इधर उधर घूमा, देखा हाँ बाहर मौसम कैसा है, अंदर बैठ गया, इधर बीड़ी पी ली। फिर थोड़ी देर हाँ रहा, बता दे भाई अमिताभ बच्चन से तू। बोले नहीं ताऊ मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। मैं ठीक है। उतर गया ताऊ भी नीचे उतर गया, उसी बस अड्डे पर उतरना होगा। बोले भाई बता देना अब तो उतर गया, घर ही जाना है सबने, अमिताभ बच्चन से तू। बोले ताऊ मैं कौन ही अमिताभ बच्चन। ताऊ लमुट गया, नहीं तो अमिताभ बच्चन से है के बता। ताऊ मैं नहीं हूँ। भाग लिया वो बंदा आगे, ताऊ भी पीछे भाग लिया धोती। ठीक है, वो आगे वो पीछे, भाई तो अमिताभ बच्चन से है के बता। ताऊ मैं कौन ही अमिताभ बच्चन, मैं कौन ही। और चलता चलता वो बंदा एक खड्डे में गया, धड़ाम, मिट्टी में मुंह भर गया, बाहर निकला। ताऊ बोला बता दे अमिताभ बच्चन से है के। हूँ ताऊ हूँ मैं अमिताभ बच्चन हूँ, अब बता। यार तू लागदा तो कौन ही। तो क्या हुआ, एजेंट उसको कहा मैंने 1 2 3 ये आइटम ले जा, बेच देगा। हाँ बेच दूंगा। लगता तो को नहीं कि तू बेच देगा, मुझे भरोसा नहीं है उसके ऊपर कि वो बेच देगा, बल्कि उल्टा भरोसा है, भाग जाएगा, खा जाएगा। बोला नहीं सर भरोसा करो मेरा, मैं बेच दूंगा मैं बेच दूंगा। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसा है बॉस, ये 10,000 की 3 आइटम्स हैं, ये ले जा और 15,000 रुपये दे जा 15,000 रुपये दे जा मुझे। किस बात के? सिक्योरिटी के। अब देखो कितना फर्क है दोनों के अंदर। पिछले का कॉन्फिडेंस देखा। मैंने दोबारा ही पूछा था कि बेच देगा क्या, उसने कहा ये लो एडवांस, बाकी काम होने के बाद। तुरंत दे दिए उसने एडवांस। और ये कह रहा है मैं बेच दूंगा, भरोसा करो मेरा, ये वो ऐसे वैसे जो भी होता है। तो मैंने कहा भाई नहीं, भरोसा ऐसे नहीं, सूखा भरोसा नहीं। 15,000 5,000 रुपये तीनों के दे दे। 3 आइटम है, 15,000 रुपये सिक्योरिटी हो गई। उसने क्या किया, मुझे 1 2 3 5,000 रुपये के 3 नोट दे दिए जी मुझे। मान लो जी मेरे पास 1 2 3 तीनों की सिक्योरिटी आ गई, 5,000 की सिक्योरिटी आ गई तीनों आइटम की। और वो बंदा ये तीनों आइटम ले गया जी। ठीक है, जब वहां से अकाउंट सेल आया तो अकाउंट सेल के अंदर इसकी फोटो आई, कि ये बच गई, 1 आइटम बच गई, 2 बेच दी। ठीक है जी। और उसने क्या किया, 2 आइटम 7,000 की 2 आइटम बेच दी। तो 7,000 की 2 आइटम बेच दी तो टोटल 14,000 की बेच दी, टोटल 14,000 की बेच दी। तो उसने कहा जी मैंने 14,000 की बेच दी है ये, या थोड़ा सा और कर लो इसको, 99,000 कर लो। दोनों आइटम 99,000 की बेच दी। तो कितने में बेच दी? 18,000। 18,000 में उसने सेल कर दी। उसका फोन आया, साहब देखो मैंने बेच दी है, 9,000 रुपये की दोनों आइटम बेच दिए, 18,000 रुपये। मैंने कहा अच्छा। बोला ठीक है।
तो मैंने कहा फिर पैसे पहुंचा दे, तो बोला अभी पहुंचा देता हूं 3,000 रुपये। उसने कहा मैं अभी पहुंचा देता हूं 3,000 रुपये। देखो आइटम नंबर 1 2 3 कितने कितने की थी, तीनों कितने कितने की थी, 10 10 और 10, ठीक है। ये और इसकी सिक्योरिटी कितने की थी, 5 5 और 5। इसने क्या किया, इसे बेच दिया, इसे बेच दिया, और ये क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है। इसे कितने में बेच दिया, 9, इसे कितने में बेच दिया, 9, टोटल कितना हो गया, 18, जमा कितने थे टोटल, 15। तो उसने कहा ये लो सर 3,000 रुपये। ओके, फाइनल सेटलमेंट पे 3,000 रुपये आ जाएंगे, और क्या लूटोगे देश को यार। एटीन में बेचा और 15,000 पहले से आए हुए हैं, ये रे 5,000 के 3, क्या हुआ, हाँ एक आइटम बच गई, एक आइटम की सिक्योरिटी भी जमा रहेगी बॉस। 2 आइटम बेची है तो 2 की सिक्योरिटी एडजस्ट होएगी। सिक्योरिटी है, एडवांस नहीं है। एडवांस का मतलब ये लो एडवांस, बाकी काम होने के बाद, यानी बाकी जितने बच गए सारे बैलेंसिंग फिगर। लेकिन ये क्या है, ये है सिक्योरिटी। 3 आइटम की सिक्योरिटी कितनी थी, 15, तो एक आइटम बच गई तो उसकी सिक्योरिटी 5,000 जमा रहेगी। तो इसका मतलब बाकी जो 2 आइटम बिकी है, बाकी जो 2 आइटम बिकी है उसके 5 और 5 10 सेट होंगे। इसका मतलब 5 ये सेट होंगे, 5 ये सेट होंगे, और 8,000 रुपये का हिसाब किताब होगा। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई, सर आ गई। और बाकी 5,000 रुपये जमा रहेंगे। अब मैं बताओ, मुझे बताओ, मैंने आपके पास माल भेजा, आपने मुझे 15,000 दे दिया, मुझे एंट्री क्या करनी चाहिए, मुझे, आपका नाम मिस्टर मोहन है, मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी टू मोहन। यार बिना बात के पैसे दे रहे हो मुझे, तुम मेरे डेटर तो थे ही नहीं। मैंने ये कहा था भाई पहले जमा करवा दे, जब माल बिकेगा तब एडजस्ट कर लेंगे। तो जब आप बिना बात के मुझे पैसे देते हो तो आप मेरे क्रेडिटर माने जाते हो, ये लाइबिलिटी है और क्या है। कल को माल नहीं बिका तो तीनों आइटम वापस भेज दोगे। कल को अगर गुड्स नहीं बिका तो तीनों आइटम वापस भेजोगे ना, और तीनों आइटम के सिक्योरिटी वापस लोगे या नहीं लोगे, बताओ, लोगे ना। ये तो इसलिए ना कि तुम मेरा माल लेकर भाग ना जाओ या खराब ना कर दो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 3 आइटम की सिक्योरिटी कितनी थी, 10 10 10 30, सॉरी 5 5 5 15, और कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 10 10 10, 30 के बदले में 15 की सिक्योरिटी है, तो बाकी 15,000 रह गए आपके। 2 आइटम बिक गई, 9 हज़ार में 18 में बिक गई, तो 10,000 तो एडवांस आए हुए हैं, बाकी 8,000 और सेटल हो जाए। तो मैं ये कह रहा था कि आपसे जब मुझे 15,000 सिक्योरिटी मिली तो बताओ एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन क्या बनेगा, क्रेडिटर। मोहन क्या बनेगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्यों बनेगा, क्योंकि आपने माल बेचा नहीं है, आप सिक्योरिटी के रूप में जमा करवा रहे हैं। अगर आपने पारस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है और फीस के अलावा आपने 10,000 रुपये जमा करवा रखे सिक्योरिटी के, कि कल को आप इंस्टीट्यूट का कोई नुकसान कर दो तो वो आपकी सिक्योरिटी से कट जाएगी, तो लेकिन आप जब जाओगे तो वापस देनी पड़ेगी ना। तो इसका मतलब पारस इंस्टीट्यूट की वो सिक्योरिटी, आप पारस इंस्टीट्यूट की लाइबिलिटी है, वो वापस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि अगर वो गुड्स सेल हो जाए तो आप एडजस्ट कर दोगे, नहीं सेल होगा तो वो रिफंड हो जाएगी, डन, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी होती है और वो एडवांस होता है। इस तरह से ये 2 अलग अलग बातें होती है। सर हाँ जी सर। ये 10 का 9 में बेचा है तो 1,000 रुपये इसके नहीं लेगा, क्या चीज़, 10 का माल 9 में बेचा है। नहीं वो तो लॉस प्रॉफिट की बात है, वो तो होता रहेगा यार, वो तो भाई नहीं बिका सेलिंग प्राइस में। बात तो ये है कि गुड्स अनसिक्योर ना हो, बाकी चक्रों में मत पड़ो अभी। लो जी, ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस। एडवांस मनी received from
consignee is fully adjusted at the time of final settlement. A sends goods costing rupees 50,000 to Y and incurred rupees 3,000. A और B आएगा, सॉरी. A sends goods costing rupees 50,000 to B and incurred rupees 3,000. B received the goods and incurred rupees 5,000. He sends rupees 30,000 to A as an advance. ये देखो एडवांस लिखा हुआ है. He sold 80% goods for rupees 75,000 and allowed commission. He sold 80% goods for rupees 75,000 and allowed commission 10%. Prepare B's account in A's books. Solution. Done? हो गया? देखिए, ए की बुक्स में बुक्स ऑफ ए और उसमें बी का अकाउंट. अब देखो आपके स्टडी मटेरियल में इसकी थ्योरी लिखी हुई है. प्रैक्टिकल भाई अभी तक तो दिखा नहीं कुछ, लेकिन कहने का मतलब यह है कि स्टडी मटेरियल में अगर एक लाइन भी लिखी हुई है तो उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है. डेबिट, क्रेडिट, हाँ जी सुनिए, मुझे बताइए ए से कहाँ से लेन देन शुरू हुआ?
ए ने बी को 50,000 का गुड्स सेंड किया और 3,000 पे किए। बी ने गुड्स रिसीव किया और 5,000 रुपये पे किए। लो जी 5,000 रुपये पे किए बाय कंसाइनमेंट। ये देने हैं ना उसको, जो बी ने एक्सपेंस पे किए 5,000। और उसने उसे 30,000 भेजे बाय बैंक। उसने उसे 30,000 भेजे। तो कोई आदमी, कोई एजेंट आपका बिना गुड्स को सेल के पैसे दे रहा है तो वो आपका लाइबिलिटी कहलाएगा बॉस। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है, बिना बात के पैसे दे रहा है यार। फिर क्या किया उसने, माल बेच दिया टू कंसाइनमेंट अकाउंट। 80% गुड्स कितने में बेचा है, 75,000 में, और उसको कमीशन दिया बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कमीशन कितना, 7,500। कमीशन 7,500। अब ठीक है बॉस, 75,000 में से 5,000 रुपये खर्चे के काटेगा, 30,000 पूरे काटेगा और 7,500 ये और बाकी बाय बैंक। बैलेंसिंग फिगर, फाइनल सेटलमेंट। पूरी सिक्योरिटी कटे, पूरा एडवांस कटेगा क्योंकि एडवांस था, सिक्योरिटी नहीं थी। यस 32,500। लिखा? यस। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। At the time of final settlement, security of unsold goods proportionately is remained as liability for consignor if in the above example rupees 30,000 would be, if in the above example rupees 30,000 would be security instead of rupees 30,000 would be security instead of advance, then books of a B's account बी ने खर्चा किया बाय कंसाइनमेंट। बी ने कितना खर्चा किया था, 5,000। ठीक है,
और बी से सिक्योरिटी मिली सिक्योरिटी कितने का 30,000 और उसने माल बेचा 80% गुड्स बेचा सेल 80% कितना हाँ जी 75,000 हाँ जी कमीशन बनता है बाय कंसाइनमेंट कमीशन कितना 7500 तो वैसे देखा जाए तो फाइनल सेटलमेंट कितनी बन गई कितनी लेकिन 32,500 जब है जब आप बाकी सारा माल बिक जाए तो सारा माल बिक जाए तो थर्ड कलर का पेन निकाल लो पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ के आनी है सारी। अब आपके स्टडी मटेरियल की थ्योरी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आए, ठीक है। एक एक वर्ड आपको समझ आएगा, जो नहीं आएगा वो मैं क्लास में बात करूँ। हाँ जी, यस, ये गलत है। क्यों? आपका 80% गुड्स बिका है तो 80% गुड्स की ही सिक्योरिटी एडजस्ट होएगी और बाकी 20% की टू बैलेंस सीडी रहेगी। टू बैलेंस सीडी, सिक्योरिटी ऑफ अनसोल्ड 20% गुड्स, तो ये आ जाएगी बॉस 30,000 का 20% जमा रहेगा 6,000। पहले नंबर पे ये लिखोगे कितना 38,500, 32,500 आना था ना, है ना, 32,500 आना था। लेकिन भाई वो 6,000 एडजस्ट नहीं होंगे तेरे, क्योंकि तूने 20% माल अभी बेचा नहीं है, एक आइटम बेची नहीं है, उसके 5,000 जमा रहेंगे, 10,000। ठीक है। होमवर्क में एक काम ये था कि फेयर में करना है क्वेश्चन नंबर 45, ट्राई करने हैं 38, 39, 46 और थर्ड में ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्लस फुल थ्योरी। एसएम की पूरी थ्योरी आपने करके आनी। तो सर, हमने ये बहुत सुना है कि सीए बहुत मुश्किल कोर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बहुत मुश्किल काम है। हमने इनकी जर्नी भी देखी और इनकी जर्नी से इन्होंने जिस तरीके से बताया कि उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया और बहुत इजीली इनका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या ये वाकई मुश्किल चीज़ है, और ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं इनकी लाइफ को देखते हुए भी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हुए जो एवरेज रहे, जो अचीवर्स, टॉपर्स रहे, तो उनमें क्या आप ऐसी क्वालिटी पाते हैं जो आगे आने वाली जनरेशन को, यानी कि जो सीए कर रहे हैं और आगे करना चाहते हैं, तो उनको वो हेल्प आउट कर सकें? एक्चुअली विशाल, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सीए इज नॉट ए टफ कोर्स। सीए कोर्स फॉर टफ पीपल। टफ पीपल मीन्स कि एक स्टूडेंट को इस कोर्स में पूरा डिसिप्लिन देना होता है। एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन में ये सारी चीज़ें आती हैं कि वो अपना डेली क्लास लगाए, डेली अपना होमवर्क करे, अपने सभी टेस्ट दे और टाइमली अपने डाउट्स, जो टीचर से डाउट्स ले जाते हैं, उसको क्लियर करे। और हमने देखा है, जैसे संदीप को भी देखा और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने
टाइमली ये सभी चीज़ें की, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए क्लियर हुआ है। तो मेरी तो सभी बच्चों को ये एडवाइस है कि उनका एकेडमिक रिकॉर्ड्स चाहे कैसा भी हो, +2 तक एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, अगर उसमें डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, तो वो बहुत आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन सकता है।